स्वागत है आपका यशवंत सिन्हा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और उस विषय में 3 आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। 11 साल, 151 विदेश यात्राएँ, 11 वर्ष, 151 विदेश यात्राएँ और 72 देश। 11 साल का मतलब होता है सीधे-सीधे 12 का गुणा कर दिया जाए 132 महीने। हर महीने एक विदेश यात्रा से ज़्यादा का औसत। ये हमारे प्रधानमंत्री का विदेश नीति संबंधी रिकॉर्ड है। और जब सारी दुनिया इस वक़्त युद्ध में फँस गई है, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, उनके नेता की हत्या कर दी है और ब्रिटेन और फ्रांस भी उनकी तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। एक बहुत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना बहुराष्ट्रीय युद्ध हो रहा है। मैं इसको विश्व युद्ध तो नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुराष्ट्रीय युद्ध है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है। राष्ट्रों की प्रभुसत्ता दांव पर लग गई है। ऐसे समय में 11 साल में 151 विदेश यात्राएँ, 72 देशों की विदेश यात्राएँ करने वाला प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहा है। चुप बैठा हुआ है। और इसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि 1 करोड़ भारतीय मध्य पूर्व में फँसे हुए हैं। 1 करोड़ 10 मिलियन भारतीय मध्य पूर्व के खाड़ी के देशों में फँसे हुए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। स्थिति यह है कि कल उन्होंने सुबह के वक़्त खबर आई कि अयतुल्लाह ख़ामनैनी को जान से मार दिया गया है। पूरा दिन लग गया उन्हें अपनी कैबिनेट कमेटी की सुरक्षा बैठक करने में। इतनी फुर्सत नहीं मिली उन्हें, इतने व्यस्त थे किसी और काम में। और बैठक भी की, तो एक शोक संदेश भी ईरान के लिए नहीं निकला, उस ईरान के लिए जिसने हर मंच पर कश्मीर के मसले में भारत का हमेशा साथ दिया। भारत से इसके पुराने रिश्ते रहे, सांस्कृतिक, सभ्यता मूलक रिश्ते भारत के साथ ईरान के हैं। आज भी तेहरान में विवेकानंद संस्कृति केंद्र है, जिसके निदेशक मेरे मित्र प्रोफेसर बलराम शुक्ल हैं। वो उनका परिवार भी वहां पर फंसा हुआ है। ये स्थिति है 151 विदेश यात्राएं करने वाले भारत के प्रधानमंत्री की। आप तो 5 वर्ष तक आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत की विदेश नीति का सफल संचालन किया है। क्या आपको कभी उम्मीद थी कि इतनी विदेश यात्राएं करने के शौकीन प्रधानमंत्री की ये हालत होगी? ये हालत क्यों हुई इनकी? देखिए, जब विदेश यात्राओं को करने का मकसद केवल विदेश घूमना होता है और दुनिया को और विशेषकर देश जनता को ये दिखाना होता है कि देखो हम कैसे विश्व गुरु हैं, इसलिए सबको अपने आलिंगन में ले लेना, हक करना और ये दिखाना कि हम कितने बड़े मित्र हैं इस देश के, और हमारी मित्रता केवल देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि व्यक्तिगत भी है। एक उदाहरण तो हम लोगों ने अभी हाल में भी देखा जब वो इजराइल गए। प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए, ये सवाल बहुत जोर से उस समय भी उठा था, आज भी। और ना केवल इजराइल गए, ना केवल उन्होंने गलबैयां लगा नेतन्याहू को, बल्कि वहां पर हमारी जो परंपरागत देश नीति रही है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में का बैलेंस बना के चलने का, उसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया वहां पर, और वहां से करके लौट आए। प्रश्न ये उठता है दुबे जी कि के लौटने के शायद 30 घंटे के भीतर या 40 घंटे के भीतर युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल। वो उनके परम मित्र हैं। क्या नेतन्याहू ने उनको बताया कि हम युद्ध करने जा रहे हैं 40 घंटे में? और अगर नहीं बताया तो किस प्रकार की मित्रता है कि 40 घंटे पहले भी उन्होंने आपको चेतावनी नहीं दी, वार्न नहीं किया कि संभल जाओ, युद्ध शुरू होने वाला है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की तो बात ही छोड़ दी। बुलाया क्यों था ऐसे मौके पे? तो इस
बुलाया क्यों था, ये गए क्यों? बुलाने को तो मान लीजिए कि उन्होंने बुलाया, लेकिन जाना तो आपके हाथ में था ना। ये तो आप ऐसे राह चलते भिख मांगे तो है नहीं कि किसी ने बुलाया तो आप पहुंच गए वहां पर। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की विदेश की यात्राएं, एक एक देश में बार बार जाना, लोगों से गले मिलना, यहाँ पर अपने भक्तों को ये दिखाना कि हम चूंकि सबसे आगे चल रहे हैं, हम दुनिया के विश्व गुरु बन गए। ये भी हुआ है ना हमारे देश में कि भाई लोग चल रहे हैं, 20 G20 की मीटिंग हो, 20-30 नेता उसमें आगे चल रहे हैं, मोदी जी लपक के आगे हो गए और यहाँ पर बीजेपी के मीडिया सेल ने उसको दिखाया कि देखो विश्व गुरु बन गए कि नहीं, सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये अगर आपकी ललक है, विदेश नीति कैसे चल रही है ये आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता ये है कि मेरा पोषण कैसे हो रहा है, हमारा जो इमेज है वो कैसे इसमें खिल रहा है। अगर ये आपकी विदेश नीति का उद्देश्य हो जाता है तो फिर वो विदेश नीति किसी काम की नहीं है। और अभी हम देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपने जिक्र किया अटल जी के की सर्च में, मैं भी विदेश मंत्री था, कि उस समय कोई भी संकट आता था तो तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा, जो मंत्रिपरिषद की सुरक्षा समिति की कमेटी है, वो उसकी मीटिंग होती थी, CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। सुबह मीटिंग होती थी, दोपहर को मीटिंग, शाम को मीटिंग, हर फैसला सोच समझकर सबकी राय से लिया जाता था। ये थोड़ी ने और उनके कार्यालय ने कर लिया या उन्होंने एक दो लोगों से बात कर ली, तो कम करने का तरीका अलग था। उसी तरीका का ये नतीजा था जो मैं आपको बताऊं कि अटल जी के कार्यकाल में इजराइल के भी प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए और ईरान के भी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए। हम लोगों ने बैलेंस करके संबंध बनाया हुआ था। ये फर्क पड़ गया है आज के दिन। जी, अच्छा आप ये बताइए कि इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा और एक तरह से उन्होंने ईरान के साथ अपने संबंधों को तोड़ दिया है। मैं ये मान के चलता हूँ, ईरान के साथ भारत ने अपने संबंधों को आज की तारीख में तोड़ दिया है। तो ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत ने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपकी ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, बम गिर रही हैं, आपके नेता को मार दिया गया, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। और भारत ने अपने आप को निसंकोच और बिना किसी शक के निरपवाद रूप से अमेरिकी खेमे में रख दिया है। अमेरिकी खेमे में रख दिया है तो भारत, दोनों की जमीन आसमान खबर हो गया, तो भारत अमेरिकी पिट्ठू बन गया है। ये हो गया है इसमें। अच्छा, ये करने के साथ ये एक तो इस तरह से विदेश नीति करने के क्या परिणाम निकलेंगे, क्या फलितार्थ होंगे, इसके क्या हमें नुकसान होंगे। दूसरे, आप जरा ये भी हम लोगों को ये भी कल्पित करना चाहिए कि आज जवाहरलाल नेहरू होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते, इंदिरा गांधी होती तो ऐसी स्थिति में क्या करती, और अटल जी होते तो ऐसी स्थिति में क्या करते। देखिए, ये जो परिस्थिति है इसको नेहरू के टाइम में भी सरकार ने फेस किया था, इंदिरा जी के टाइम में भी सरकारों ने फेस किया था, अटल जी के टाइम में भी सरकार ने फेस किया था। और उन्होंने जिस नीति पर चलने का काम किया वो आज सब कोई जानता है। मैं आप इराक और कुवैत का युद्ध हुआ था तो उस समय हमारी सरकार के ऊपर सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है, सरकार के ऊपर इस बात का बहुत दबाव था, सरकार भी अमेरिका की मदद के लिए अपनी सैन्य टुकड़ी भेजे इराक लड़ने के लिए। जिन्हें मना कर दिया, साफ यूनिट भेज दीजिए। हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि हम फंसना नहीं चाहते थे उस युद्ध में। एकदम हम निष्पक्ष होकर चले, जो कुछ कहना चाहिए था वो कहा। पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन नहीं हुआ जिसमें हम लोगों ने अमेरिका की भर्त्सना की कि अमेरिका ने क्यों इराक के ऊपर आक्रमण किया। ये सब उस समय हुआ। आज कोई हो रहा है, इस तरह की बात हो रही है क्या? पार्लियामेंट का जब
सेशन, बजट सेशन बचा हुआ जो है वो शुरू होगा, तो क्या पार्लियामेंट में कोई प्रस्ताव आएगा जैसे उस समय आया था, जिसमें अमेरिका की ईरान हमारा मित्र देश है, उसके ऊपर तुमने अचानक और अनावश्यक रूप से क्यों हमला कर दिया? नहीं आएगा, क्योंकि जैसा आपने कहा, हम मजबूती के साथ आज अमेरिका के खेमे में खड़े हो गए हैं। उसके जो भी कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी तफसील में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने भारत को अमेरिका का पिछलग्गू देश बनाकर आज विश्व के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं, मैं जो जिस बात की तरफ आपका ध्यान खींचना, आपने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ पूरी तरह, मेरी भी यही राय है। मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूँ, इससे भारत को होने इसके फलितार्थ क्या होंगे? ठीक है, अमेरिका के पिछलग्गू तो आप बन गए, और अमेरिका की हरकतों का विरोध करने वाली पिछली सरकारें थी, उनको कभी कोई इस बात से नुकसान नहीं हुआ और उससे भारत हमेशा लाभ ही में रहा। अब इन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि अब इन्होंने अमेरिका का पिछलग्गू बन गए हैं। इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आपको? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत अमेरिका का कैसे? पिट्ठू बन गया है, भारत अमेरिका का पिट्ठू बन गया है, इससे उसको क्या लाभ होगा? कि क्या मोदी जी को किसी लाभ की संभावना है? मोदी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अगर लाभ नहीं होगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो उन नुकसानों का आकलन हम लोग कैसे करें? नहीं, नुकसान तो शुरू हो गया है ना, नुकसान तो साफ दिख जी, रहा है। अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील है तो ट्रेड डील किन शर्तों पर होगा, ये बिल्कुल साफ हो गया। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर आक्रमण कर दिया, खेमेनी को मार दिया, हम उस पर खामोश। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि ना हम अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं हमारे सामने, ना हम विश्व के हितों की रक्षा कर रहे हैं। भारत जो बराबर एक अग्रणी देश रहा, भारत ने नेतृत्व किया गुटनिरपेक्ष देशों का, G77 का, उनको बिल्कुल भूलकर आज भारत एक पक्षपातपूर्ण रवैये पर अपनी नीति चला रहा है। क्या दुनिया इसको नहीं देख रही है? और वो 151 देशों में गए हों या 300 देशों में गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया देख रही है कि भारत कैसे इस पूरे मामले में के साथ खड़ा है और अपने पुराने और परंपरागत देश ईरान को बीच मझधार में छोड़ दिया है। तो क्या इज्जत हमारी बचेगी अब? निश्चित रूप से भारत का सम्मान इस वक़्त दांव पर लगा हुआ है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत व्यावहारिक प्रश्न भी है, कि जब इस तरह का युद्ध होता है, इसके अंदर एक बहुराष्ट्रीय युद्ध है, कई राष्ट्रों की सेनाएँ लड़ रही हैं। अभी वायुसेना लड़ रही है, अभी थल सेना का नंबर नहीं आया है और नौसेना का भी अभी नंबर नहीं आया है। हालाँकि ये खबर आई थी कि कुछ ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के एक विमान वाहक पोत के ऊपर, शायद वो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर उसको हिट किया है। और अगर ऐसा हुआ और अगर उस पोत को कोई नुकसान होता है या पोत वो डूब जाता है, उसके ऊपर 40 से 50 फाइटर जेट खड़े होते हैं उसके ऊपर, तो ये अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होगा, उसकी प्रतिष्ठा का भी बहुत क्षय होगा। और डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये मान लिया है, उन्होंने अमेरिका को भी संदेश दिया है कि हमें इस युद्ध में बहुत नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो समझ गए हैं कि ईरान, पहले से भी उन्हें पता होगा कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें और इतने ड्रोन्स हैं कि वो लंबे अरसे तक, महीने 2 महीने इनसे लड़ सकता है। नुकसान उठाते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए भी इनसे लड़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रम्प में और इज़राइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी आर्टिलरी, अपने टैंक और अपने फौजी यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड ये उतार दें मैदान में, ताकि ईरान के ऊपर कब्जा किया जा सके और वहां पे अपने मन की कठपुतली सरकार स्थापित कर सकें। ऐसी स्थिति में इनमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारे सुरक्षा विशेषज्ञ सहमत हैं कि ये किए बिना आप ईरान पे कब्जा किए बिना, बाकायदा जैसा अफगानिस्तान में किया था उस तरीके वैसा किए बिना आप नहीं कर सकते ऐसा। तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी एक एस्केप रूट चाहिए। और जिस तरह से युद्ध में ये दोनों बिल्कुल गए सही हैं, आपने कहा। हाँ, तो जिस तरह युद्ध में ये दोनों गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पहले से एस्केप रूट तैयार करके रखा है।
तो ऐसी स्थिति में तो नहीं, ये बहुत उन्होंने बुरी क्या किया जी जी जी, उसमें हुआ ये हाँ, कि इन्होंने एक भारी मिसकैलकुलेशन किया, हाँ, गलत आकलन किया। गलत आकलन ट्रंप ने कहा कि ईरान में रेजीम चेंज हमारा मकसद है। ये सोचा कि हम अगर आयतुल्ला हैं तो स्वतः रेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने तो प्लान कर लिया था कि बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप शायद बैकअप 4 ये है। तो एक व्यक्ति ईरान का नेतृत्व खत्म नहीं हुआ और ईरान आज भी डटकर युद्ध के मैदान। नंबर 1 ये हुआ। दूसरी बात कि चूंकि अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए और अभी युद्ध लंबा खींचेगा, ट्रंप ने खुद ही कहा कि कई हफ्ते चलेगा, तो इससे क्या होगा कि अमेरिका में एक पुशबैक शुरू हो गया है। अमेरिका के लोग ही, जिसमें अमेरिका के संसद के लोग भी शामिल हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम क्यों गए इस युद्ध में, हम क्यों इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप को बाध्य होकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस युद्ध को खत्म करने का, नहीं तो उनको आने वाले दिनों में चुनाव में बहुत नुकसान होगा अमेरिका में, और अल्टीमेटली वो फोर्स किए जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में जो व्यवस्था है, मध्यावधि चुनाव जो नवंबर में होगा, उसमें अगर ट्रंप की पार्टी हार जाती है तो ट्रंप तो नहीं हटेंगे, लेकिन वहां पर एक कॉन्सेप्ट है लेम डक प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट जो है वो लेम डक हो गए, मतलब उनकी अथॉरिटी जो है वो करीब करीब खत्म हो गई और 2 साल उनको किसी तरह काम चलाओ बन के रहना है। तो ये ट्रंप नहीं चाहेंगे कि ये परिस्थिति पैदा हो, और इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि अमेरिका में जो पुशबैक शुरू हुआ है उसके चलते ये लोग बाध्य होंगे कि कोई रास्ता निकाले। दूसरी बात कि अभी ग्राउंड फोर्सेज नहीं लड़नी है, बूट्स ऑन द ग्राउंड जैसे आपने कहा वो नहीं है ना। अभी तो सब आकाश से युद्ध हो रहा है, लेकिन उसमें भी एक अमेरिकी प्लेन को मार गिराया गया, वो दिखा रहा है। अमेरिका के कुछ सैनिक भी शायद मारे गए हैं, पक्की खबर नहीं है, लेकिन कहे लोग। तो ये क्या होता है कि जब बॉडी बैग्स माने कफन में लिपटी हुई बॉडीज अमेरिका वापस जाएंगी तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है वहां के जनमानस के ऊपर, और फिर शोर तेज होगा कि भाई लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। तो ये टोटल मिसकैलकुलेशन ट्रंप ने किया था, ये सोचकर कि खेमेनी को मार देंगे तो ईरान का मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि जल्दी 2-3 दिन के भीतर ईरान जो है वो घुटने टेक देगा, ऐसा नहीं हुआ। ईरान लड़ने को तैयार है और ईरान से इतना असला है कि वो के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में उनको तो कम से कम उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो चलेगी लड़ाई। लड़ाई से सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, और उसके बाद अगर आप इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा कि भारत की प्रतिष्ठा को भी बहुत आघात पहुंचे। भारत की प्रतिष्ठा को तो आघात सर पहुंच ही चुका है। मैंने तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरा राजनीति को देखने का, विदेश नीति को देखने का अनुभव है, आपका अनुभव तो मुझसे कहीं ज्यादा है और आप ज्यादा गहराई में उतरे हुए हैं। मैंने कभी भी भारत की विदेश नीति को इतना असहाय, इतना निरुत्तर नहीं देखा। बिल्कुल अरक्षित है। इसने अपने अपने बचाव के लिए भी, मोदी ने अपने बचाव के लिए भी कोई तर्क नहीं गढ़ा है। जैसे कि मान लीजिए मोदी को मध्य पूर्व के संदर्भ में अपनी विदेश नीति को बदलना था। सरकार विदेश नीति बदल सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर बाकायदा एक डॉक्ट्रिन तैयार करनी चाहिए थी इनको। क्योंकि आप एक डॉक्ट्रिन को खत्म करके एक दूसरी डॉक्ट्रिन पे जा रहे हैं, तो आपको एक आधारभूत सिद्धांत आपको एक तैयार करना चाहिए था अपनी विदेश नीति का, कि भाई हम मध्य पूर्व के संदर्भ में इस तरह की विदेश नीति अख्तियार करेंगे। अब चूंकि ईरान ने अमेरिका के समर्थक देशों के ऊपर भी हमले किए हैं, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के देशों, उसकी वहां भी यूएई की देशों पे भी हमले उसने ईरान ने किए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वेस्ट की मदद से एक बहुत बड़ा राजस्व रेवेन्यू जनरेशन का सेंटर बहुत बड़ा बना था, जो शॉपिंग की जन्नतें बनी हुई हैं वहां पर,
वो सारी की सारी खत्म होने, वो सारी की सारी जन्नतें जो हैं इस वक्त बंद पड़ी हुई हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां के लोग वहीं फंसे हुए हैं, उनके जो एयरपोर्ट हैं वो पूरे पूरे बंद हैं, क्योंकि सबको खतरा है कि भाई बुर्ज खलीफा की तरफ कोई मिसाइल आ सकती है। एक आई भी थी मिसाइल, उसको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया, वरना तो बुर्ज खलीफा नष्ट हो जाता। एक ही मिसाइल काफी है उसको नष्ट करने के लिए, उसके लिए 10-20 मिसाइलों की जरूरत थोड़ी ना है उसको। तो वो ये स्थिति वहां बन गई है। अभी ऐसी प्रलय नहीं हुई है जैसी प्रलय मीडिया में दिखाई जा रही है, वहां के मित्र लोग बता रहे हैं, मीडिया में शायद कुछ बड़ा चढ़ा के बताया, लेकिन फिर भी वो प्रलय कभी भी घटित हो सकती है वहां पर अगर युद्ध। तो वो सब लोग भी ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे होंगे कि भाई आप कुछ कीजिए, हमें अपना जो रायता आपने फैलाया है उसको बटोरिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जिस जिस चीज की तरफ मैं आपका खास तौर से ध्यान खींचूंगा, जो 1 करोड़ भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए भारत सरकार के पास क्या तरीके हैं। मनमोहन सिंह सरकार की तो मुझे याद है कि वो अपने लोगों को बचाने के काम उन्होंने कई बार किए थे। हालांकि उसका प्रचार उचार उन्होंने ज्यादा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ऐसा इस तरह की राजनीति करने का चलन भी नहीं था कि हम एक काम करें और उसके बाद बहुत सारी डींगे मारें हैं। ये लोग ज्यादा करते हैं उसके ऊपर। तो ये सब कुछ नहीं कर रहे, वो लोग फंसे हुए हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है, सरकार उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चिंता भी व्यक्त नहीं कर रहे। पता ये भी नहीं पता है कि वहां के दूतावासों ने कोई एडवाइजरी जारी की है कि नहीं की है, कुछ नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। 1 करोड़ लोग, उनकी आमदनी रेमिटेंसेस के माध्यम से भारत को आती है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ता है, बहुत सारे 1 करोड़ लोगों को वहां पर रोजगार मिला हुआ है। 1 करोड़ लोग में 50 लाख भी लौट के आ जाएं देश के भीतर, तो हम वो रोजगार नहीं दे पाएंगे आज के दिन। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वहां पढ़ने जाते हैं, खास करके ईरान में, आप जानते हैं, फारसी पढ़ने वाले लोग या और भी रिलीजियस स्टडीज के लिए लोग ईरान जाते हैं और दूसरे देशों में भी जाते हैं। तो अच्छा, उसके बाद तेल का जिक्र हम लोगों ने कच्चे तेल का नहीं किया। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, तेल की कीमतें भाग गई हैं ऊपर। तो ये सब कुछ हो रहा है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा, ये इसके बारे में भी सरकार चुप है, जनता को विश्वास में नहीं ले रही है कि भाई इस युद्ध के चलते हमारा कितना नुकसान हो सकता है और हम कैसे बच सकते हैं उस नुकसान से। इसका जिक्र नहीं आ रहा है, कोई एडवाइजरी, कोई पब्लिक के बीच में बयान नहीं आ रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हो गई, कुछ पता नहीं चला। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका नहीं है। अब मैं 2 प्रश्न जो है आपसे आखिर में और करूंगा। जी जी जी, 2 सवाल और मैं करना चाहूंगा आपसे इस चर्चा को उपसंहार तक ले जाने के लिए। पहला सवाल यह है कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर, ये सरकार सुने या न सुने, माने या न माने, लेकिन हम और आप तो अपना दायित्व निभाएंगे। आप पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर इस सरकार को क्या सुझाव देना, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस होगी, फिर भी इस सरकार को क्या सुझाव देना पसंद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस मौके पर भारत के विपक्षी दलों का क्या कर्तव्य बनता है? यह भी एक मसला है, इस पर हम लोग सोचते नहीं है हमेशा, क्योंकि भारत के विपक्षी दल भी दरअसल कुल मिलाकर एक आध कुछ बयान, प्रियंका गांधी के एक बयान को छोड़ के बाकी सब लोग चुप ही हैं। क्षेत्रीय ताकतों से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, उनके पास तो ना कोई विदेश नीति का विचार होता है, उनके पास ना अर्थनीति का विचार होता है, वो तो केवल अपने इलाके में वोट कैसे पाके सरकार में आया जाए, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। भारत की जो रीजनल फोर्सेस हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इस मामले में ये सारी रीजनल फोर्सेस पूरी तरीके से ढक्कन है, उनके पास ना कोई अर्थनीति संबंधी कोई दृष्टि होती है और ना विदेश नीति संबंधी दृष्टि होती है। ये इस तरह की रीजनल फोर्सेस है भारत की। जिसके पास दृष्टि है, कांग्रेस के पास है दृष्टि, कम्युनिस्ट पार्टियों के पास दृष्टि है और बीजेपी के पास दृष्टि है। इन तीन के अलावा किसी के पास हमें जो मसला है, आप ये विपक्षी दलों का कर्तव्य क्या है और आप विदेश मंत्री के तौर पर क्या राय देंगे? देखिए, पहली बात तो कि अगर आज के दिन मैं विदेश मंत्री होता तो मैं प्रधानमंत्री जी को यह मशवरा देती, जल्दी से जल्दी आप विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाइए, पूरे मसले को वहां पर रखिए। अटल जी में ऐसा हुआ कि विपक्षी दलों को विश्वास में लिया,
उनके साथ सूचना शेयर की, जो कॉन्फिडेंशियल सूचना थी वो भी उनके साथ शेयर की, और उसके बाद हमने उम्मीद की कि वो विपक्षी दल जो है राष्ट्र हित में जो स्टैंड है वही लेंगे, अनावश्यक रूप से सरकार की भर्त्सना या शिकायत नहीं करेंगे। तो ये सरकार को तुरंत करना चाहिए। जो मसला खड़ा हुआ है उसके लिए विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं, और तब अगर विपक्षी दल उसके बाद भी अनावश्यक रूप से सरकार की भर्त्सना करते हैं तो वो गलत करेंगे और देश इसको तुरंत समझ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो मित्र देशों के साथ मिलकर दबाव बनाए, इजराइल के ऊपर दबाव बनाए कि भाई इस युद्ध को तुरंत रोको, और मामले को मजबूती के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाया जाए। और जितने भी मित्र यूरोप के देश हैं उनका भी बयान आया है, अमेरिका से भी बातचीत की जाए, इजराइल से भी बातचीत की जाए, और सबसे ये कहा जाए इस युद्ध को रोको, ये तरीका हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि हम इजराइल अमेरिका के दोस्त हैं और ईरान के भी दोस्त हैं, तो दोनों पहले भी ऐसा किया गया जी। मैं आपको बताऊं कि जब चंद्रशेखर अल्पकालीन सरकार थी और खाड़ी का युद्ध हुआ था, तो हमारे विदेश मंत्रालय के उप मंत्री थे दिग्विजय सिंह, वो गए थे ईरान, वो गए थे दूसरे खाड़ी के देशों में, और वहां पर जाकर उन्होंने भारत का पक्ष रखने का प्रयास किया था। आज हम क्यों नहीं अपने एमिसरीज को भेज रहे हैं? कोई तय तो करे कि भाई भारत का रुख इस मौके पर होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक परंपरागत हमारी नीति थी, मैं मानता हूं कि उसी नीति पर चलना चाहिए, लेकिन हमको नीति बदलनी चाहिए, तो उसका ऑल्टरनेटिव डॉक्ट्रिन तैयार करो, देश के सामने रखो, चर्चा कराओ, और तब उस पर आगे काम करो। जी, जरा अपने हमारे जो गैर भाजपा दल हैं, विपक्षी दल हैं, इनके बारे में भी कुछ कहिए, क्योंकि इनकी भी कोई भूमिका बनती है। ठीक है, सरकार इन्हें नहीं बुला रही है, ये बात सही है, सरकार इन्हें नहीं बुला रही है, लेकिन जब इन्हें कोई वक्तव्य वगैरह तो देना चाहिए ना इस बारे में जो हो रहा है। इनकी तरफ से कोई वक्तव्य बिल्कुल आएगा, देना चाहिए, सरकार की तो दबाव भी बनेगा। नहीं, कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं करीब करीब प्राय हर दिन, लेकिन बाकी दल हैं, जैसा आपने कहा कि वो रीजनल पार्टीज हैं, तो पार्टीज को इसमें कोई विशेष रुचि नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। और तमिलनाडु और बंगाल में तो चुनाव ही होने वाले हैं। बाकी हम नहीं उम्मीद करते हैं कि यूपी में या राजस्थान में कहीं पर भी कोई ऐसा दल है कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ के भाई इसमें भारत सरकार को ये करना चाहिए। ये कमजोरी है आज के विपक्ष की, लेकिन वो फैक्ट है, रीजनल पार्टीज का महत्व बढ़ गया है विपक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब। एक पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर आपने इस वक्त जो भारत जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और सारी दुनिया जिस समस्या का सामना कर रही है, खासतौर से एशिया का मध्य पूर्व का हिस्सा, और एक तरह से हो सकता है कि मैं ये कामना तो नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए कि मध्य पूर्व किसी और ज्यादा बड़े युद्ध का कारण बने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने जो जुआ खेला है, ये इस जुए में उनके पासे किधर पड़ते हैं, वो जीतते हैं कि हारते हैं, अभी तो फिलहाल बहुत ही जो धुंधलका है वो हम लोगों के सामने है, और निश्चित रूप से हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ेंगी हम लोग फिर से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार।